हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप अभी तक सोए हुए हैं? तो जाग जाइए क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है करीब। आपका एग्ज़ाम एकदम मतलब कि आ गया है इतना पास कि आपको देख करके डर लगना चाहिए और पढ़ाई खुद ब खुद देख करके ही होना चाहिए। आज हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, सीधी हम बात करेंगे, नो बकवास, सीधी बात। इसमें हम लोग तीसरा चैप्टर यानी जीवों के में जनन और चौथा चैप्टर अनुवांशिकता को जितना भी उसका उसका क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव हो, रियल में जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया हो, रियल में जो पूछा जाएगा, सिर्फ वही ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो अगर आप जीवों में जनन और अनुवांशिकता पढ़े हैं, अच्छा खासा जानकार है उसके बारे में, और हम सबसे पहली बात एक चीज़ हम रियल बताते हैं कि हम किस तरह से ऑब्जेक्टिव फिलहाल सीरीज करवा रहे हैं। हम ऑब्जेक्टिव का सीरीज फिलहाल उसी स्टूडेंट्स के लिए करवा रहे हैं जो कि थोड़ा जानते हों, पढ़े लिखे हों, और जो प्रैक्टिस सेट की तरह इसको यूज़ करें कि हमको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करना है। ना कि उन स्टूडेंट्स के लिए जिसको कुछ भी नहीं पता है, हम साफ बताते हैं कुछ भी नहीं पता है और वो सोचेंगे कि हर एक ऑब्जेक्टिव को डिटेल में बताया जाए, उसके लिए ये वीडियो कतई नहीं है। ये वीडियो उसके लिए है सिर्फ जो कि ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं, ठीक ठाक पढ़ लिए हैं, बस उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ताकि उन एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स कर सके, बस उनके लिए वीडियो, ठीक है। तो अगर आप ये इच्छा लेकर के यहाँ पे आएंगे कि पूरा अच्छा से एक एक ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करें, तो मेरे पास उतना समय नहीं है, हम एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं। एक प्रैक्टिस सेट की तरह हम यहाँ पे सारा ऑब्जेक्टिव करवाने वाले, ठीक है। तो बिना कोई विलम्ब किए, बिना कोई देरी किए हम लोग करते हैं स्टार्ट। और देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में, परजीवी में या पैरामीशियम में? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में या फिर पैरामीशियम में? किसमें होता है? पहला का आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन जो है ईस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। कहाँ होता है? पत्तियों में, फूलों में, तना। तो पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया जो है अधिकांश कहाँ होती है? तो फूलों में। अधिकांश क्या होती ही है? फूलों में। चाहे पुष्पी पौधे बोले या पौधों बोले, सभी में जो जनन की क्रिया है वो फूलों में होती है। कहाँ होती है? फूलों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2024 में पूछा था, 2012 में पूछा था, 2015 में पूछा था, 2017 में पूछा था, 2018 में पूछा था कि किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? अमीबा में कि ईस्ट में कि प्लाज्मोडियम में कि लेशमानिया में? किसमें होता है? किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? अभी पीछे इसकी क्वेश्चन रिलेटेड है, पीछे हम बताए थे ना, ईस्ट में जो है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। और यही क्वेश्चन देखिए 5-7 साल पूछा है, कंफर्म है अगला बार भी पूछेगा, बस घुमा करके पूछ सकता है। या तो पीछे वाला क्वेश्चन जैसा पूछ सकता है या तो ये वाला क्वेश्चन जैसा पूछ सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ध्यान दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव को कितना सीरियस ले रहे हैं, कितना बार उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद से आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? चौथा का आंसर क्या होगा? कर्ण में फेंक के मारिए। चौथा का हो जाएगा पुंकेसर। चौथा क्या हो जाएगा? पुंकेसर हो जाएगा। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुंकेसर। कौन हो जाएगा? पुंकेसर हो जाएगा। चौथा के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? 2011 में ये क्वेश्चन पूछा है, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? कायिका प्रवर्धन है, बीजाणु समासंध है, या फिर मुकुलन या फिर विखंडन है? कौन जो है हाइड्रा में प्रजनन की विधि है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि क्या होती है जो बताइए? हाइड्रा में प्रजनन की विधि क्या होती है? मुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा में प्रजनन कैसे होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2023 में पूछा था, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सा पुनर्वर्धन का उदाहरण है? निम्नांकित में कौन सा पुनर्वर्धन का उदाहरण है? हाइड्रा, अमीबा या फिर स्पाइरोगाइरा, या इनमें से कोई नहीं? कौन होगा? स्पाइरोगाइरा, अमीबा, हाइड्रा, कौन होगा? छठा का आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा क्या हो जाएगा? हाइड्रा। 7वां कह रहा है कि पुष्प का नर भाग कौन सा होता है? पुष्प का नर भाग कौन सा होता है? 7वां हाइड्रा। छठा, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प का नर भाग कौन सा होता है? 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि पुष्प का नर भाग कौन सा होता है? पुमंग होता है। पुष्प का नर भाग कौन सा होता है? पुमंग होता है। पुष्प का नर भाग कौन सा होता है? पुमंग होता है। 7वां तक ठीक ठाक अगर पहुंचे तो 8वां देखिए, बताइए अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? 8वां का आंसर क्या होगा? किस विधि द्वारा होता है? विखंडन द्वारा होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन कैसे होता है? विखंडन के द्वारा होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन कैसे होता है? विखंडन के द्वारा होता है। 8वां के बाद 9वां को देखिए, कह रहा है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय या बीजांड? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? कौन? अंडाशय की बीजांड की स्त्रीकेसर की पुंकेसर? 9वां का आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय। क्या हो जाएगा? अंडाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडाशय। 9वां के बाद 10वां को देखिए कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकोश में,
कि अंडाशय में, कि वर्तिका में, कि पत्तियों में? परागकण किसके अंदर बनता है? 10वां का आंसर कमेंट में फेंक के मारिए कि परागकण किसके अंदर बनता है? परागकण किसके अंदर बनता है? परागकोश के अंदर। परागकण किसके अंदर बनता है? तो परागकोश के अंदर बनता है। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? 4 ऑप्शन है, 3 में द्विखंडन होता है, 1 में नहीं होता है। आपको बताना है कि अमीबा में द्विखंडन नहीं होता है, कि ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है, कि पैरामीशियम में द्विखंडन नहीं होता है, कि यूग्लिना में द्विखंडन नहीं होता है। 11 का आंसर क्या होगा बताइए? 11 का हो जाएगा ईस्ट में जो है द्विखंडन नहीं होता है, 11 का बी। 12 का रहा है एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता, सरसों, उड़हुल मटर। इसमें से कौन जो है एक लिंगी पादप ही होता है? एक लिंगी पादप ही होता है, कौन सा है? 12 का बताइए तो कौन है? पपीता। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? पपीता। 12 का पपीता। 13 देखिए, कह रहा है द्विखंडन होता है। 3 नाम है इसमें, एक में जो है द्विखंडन होता है। किसमें होता है जो आपको बताना है? किसमें होता है या फिर सभी में होता है? ये भी है, क्योंकि लास्ट ऑप्शन कह रहा है इनमें से सभी। बताइए कि पैरामीशियम में जो है द्विखंडन होता है, कि अमीबा में होता है, कि लिस्मैनिया में होता है, या इनमें से सभी में होता है? बताइए किसमें द्विखंडन होता है? इनमें से सभी में होता है। इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा में भी होता है, लिस्मैनिया में भी होता है। यानी कि तीनों आंसर था हमारा। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखिए और आंसर कमेंट में फेंक के मारिए कि फूल में नर प्रजनन अंग है। 2013 में 2019 में क्वेश्चन पूछा है कि फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा है? 14 का आंसर क्या होगा? कमेंट में फेंक के मारिए। 14 का आंसर पुंकेसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुंकेसर। फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा है? पुंकेसर है। फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर है। फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर है। 14 के बाद 15 को देखिए। 15 पे क्या कह रहा है? बीज विकसित होता है परागकोश से, अंडाशय से, पुंकेसर से, या बीजांड से? 15 का आंसर क्या होगा? कमेंट में फेंक के मारिए। कह रहा है कि बीज विकसित होता है परागकोश से, कि अंडाशय से, कि पुंकेसर से, कि बीजांड से? किससे होता है? बीजांड से होता है। बीज विकसित होता है किससे? बीजांड से विकसित होता है। बीज कहाँ से विकसित होता है? बीजांड से। 16 देखिए, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? 2023 में पूछा है, 2022 में पूछा है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है बीजांड, फल, बीज, या इनमें से कोई नहीं? पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? बीजांड, फल, बीज, या इनमें से कोई नहीं? 16 का आंसर क्या होगा? कमेंट में फेंक के मारिए। 16 का क्या हो जाएगा? फल हो जाएगा। पूर्ण विकसित अंडाशय का क्या कहलाता है? फल कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल कहलाता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं इससे। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? 2020 में पूछा था, 2022 में पूछा था कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में? तना में या जड़ में या पुष्प में या फल में? 17 का आंसर क्या होगा बताइए? 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए? 17 का आंसर क्या होगा जो बताइए? कह रहा है कि पौधों में जनन अंग। पहला क्वेश्चन जो पूछे थे उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछे थे, शायद तीसरा या चौथा था, उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है। सब सेम ही क्वेश्चन है। पौधों में जब जनन अंग की बात करेगा तो ना तना में होता है, ना जड़ में होता है, ना फल में होता है। कहाँ होता है? पुष्प में होता है, यानी कि फूल में उसका जनन अंग होता है पौधों में। 17 के बाद 18 को देखिए, कर पराग कोश में होता है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे आप अंदाजा लगाइए। 2012 में पूछा, फिर 2015 में भी पूछा, 2016 में पूछा, 2017 में पूछा, 2023 में भी पूछा। 1 2 3 4 5 साल तक पूछा है। कितना? 5 साल तक। कि परागकोश में क्या होता है? पंखुड़ी, बीजाणु, अंडप या परागकण? 18 का आंसर क्या होगा बताइए? 18 का आंसर क्या हो जाएगा? कि परागकण होता है। परागकोश में परागकण, परागकोश में परागकण, परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है। 18 के बाद 19, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिका प्रवर्धन की एक विधि है? 2023 में पूछा है कि कौन जो है कृत्रिम कायिका प्रवर्धन की एक विधि है? कलम लगाना, दाब कलम, या कलम बदन, या इनमें से सभी? 19 का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। 19 के बाद 20 को देखिए, कह रहा है अलैंगिक जनन की विधि है बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, या इनमें से सभी? 20 का आंसर क्या होगा बताइए? 20 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। तीनों जो है अलैंगिक जनन है। बीजाणु जनन भी है, मुकुलन भी है, विखंडन भी है। तीनों के तीनों जो है अलैंगिक जनन की विधि है। 21 में कह रहा है कि वर्तिका भाग है तंतु का, जयांग का, अंडाशय के, या पुंकेसर का? 21 का आंसर क्या होगा? 21 का आंसर क्या होगा? बी, जयांग का। वर्तिका किसका भाग है? ना तंतु का, ना अंडाशय का, ना पुंकेसर का। किसका है? जयांग का है। 22 नंबर क्वेश्चन है, द्विखंडन पाया जाता है स्पंज में, हाइड्रा में, जीवाणु में, या इनमें से कोई नहीं? द्विखंडन कहाँ पाया जाता है? स्पंज में, या फिर हाइड्रा में, या फिर जीवाणु में, या इनमें से कोई नहीं? 22 का आंसर क्या होगा बताइए? 22 का आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु में। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु में। नेक्स्ट है कि आलू में कायिका प्रवर्धन होता है। 2024 में पूछा है कि आलू में कायिक प्रवर्धन होता है।
जड़ द्वारा, बीज द्वारा, फल द्वारा या तना द्वारा? ये क्वेश्चन आप बता सकते हैं फटाक से। आलू में कायिक प्रवर्धन कहाँ से होता है? 23 का आंसर क्या होगा बताइए? 23 का आंसर क्या होगा बताइए? कहाँ से होता है? तना द्वारा होता है। कहाँ से होता है? तना द्वारा होता है। 24 देखिए, हम लोग 50% तक पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। मेरा काम है प्रैक्टिस सेट करवाना, आपको ज़्यादा ऑब्जेक्टिव से अवगत करवाना और आप एग्जाम में बेहतर कर पाए, इसके लिए प्रैक्टिस करवाना। इसके लिए आपको बस करना इतना पड़ेगा कि एक बार हम आंसर बता रहे हैं वो तो जरूर देखना है, दोबारा खुद से ट्राई करना है कि क्या हम सभी क्वेश्चनों का आंसर दे पा रहे हैं, ऑप्शन देख करके क्या छाट करके दे पा रहे हैं आंसर कि नहीं। कह रहा है उभयलिंगी जीव का उदाहरण है मनुष्य, मछली, बकरी और हाइड्रा में कौन जो है उभयलिंगी है? तो कोई भी बताएगा कि हाइड्रा उभयलिंगी है। कौन है? हाइड्रा। 25 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? 2024 में 2017 में पूछा है। शुक्राणु, अंडाणु, योनि या फिर फैलोपियन नालिका, कौन जो है नर युग्मक है? कौन जो है नर युग्मक है? बताइए कौन जो है नर में युग्मक है? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? शुक्राणु। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? शुक्राणु जो है नर युग्मक है। 25 के बाद 26 का 2016 में पूछा था, 2018 में पूछा था। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में या इनमें से सभी में? 26 का आंसर क्या होगा बताइए? तो वृषण में। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? गर्भाशय, अंडाशय में नहीं, बल्कि वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण में। 27 का रहा है एड्रोजन क्या है? एड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन है, मादा लिंग हार्मोन है, पाचक रस है या इनमें से कोई नहीं है? एड्रोजन क्या है? 27 का आंसर क्या होगा बताइए? एड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन है। एड्रोजन जो है वो नर लिंग हार्मोन है। 28 देखिए, कह रहा है नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। 2021 में पूछा है कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 22, 23, 24, 11। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा? 23। नेक्स्ट का रहा अंडाणु निषेचित होता है। 2013 में पूछा है, 2019 में पूछा है, 2021 में पूछा है कि अंडाणु निषेचित होता है कहाँ होता है? योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में या फिर फैलोपियन में, फैलोपियन नलिका में कहाँ होता है? 29 का आंसर क्या होगा? कमेंट में फेंक के मारिए। कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में होता है, फैलोपियन पंप में होता है, ठीक है। 29 के बाद 30 को देखिए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2016 में पूछा था, 2018 में पूछा था, 2021 में पूछा था कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? 4 में से 3 जो है मादा जनन तंत्र का भाग है और एक नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन है जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी या डिम्बवाहिनी, कौन जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? 30 का क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका। कौन हो जाएगा? शुक्रवाहिका। कौन नहीं है? शुक्रवाहिका नहीं है, ठीक है। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? वृषण, अधिवृषण, शुक्राशय, शुक्र जनन नलिका क्या कहलाता है? 31 का आंसर क्या होगा? 31 का आंसर क्या होगा? कमेंट में फेंक के मारिए। 31 का आंसर क्या होगा? कमेंट में फेंक के मारिए। क्या हो जाएगा? वृषण। मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? वृषण कहलाता है। क्या कहलाता है? वृषण कहलाता है। 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन, भ्रूण का विकास होता है कहाँ होता है? अंडाशय में होता है, योनि में होता है या फिर गर्भाशय में होता है या फैलोपियन ट्यूब में होता है? कहाँ होता है भ्रूण का विकास? भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में ना होता है भ्रूण का विकास? बताइए, थैला में और झोला में थोड़ी होता है, गर्भाशय में होता है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन का संचारित रोग है? 2022 में पूछा था कि कौन जो है लैंगिक जनन का संचारित रोग है? आंत्रज्वार, एड्स, सुजाक या बी और सी दोनों? बी और सी दोनों। तो एड्स तो है ही लैंगिक जनन संचारित का रोग, और सुजाक भी है, यानी कि हमारा आंसर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। 33 के बाद 34 को देखिए और इसका आंसर बताइए कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? मोनोपाउज, मेनाचे, मासिक चक्र या इनमें से सभी? प्रथम मासिक धर्म जब प्रकट होता है तो प्रथम जो है वो क्या कहलाता है? जो बताइए क्या कहलाता है? मेनाचे कहलाता है। 34 के बाद 35 को देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं मानव युग्मक में? 35 का आंसर क्या होगा बताइए? 35 का आंसर क्या होगा? कमेंट में फेंक के मारिए। कितने होते हैं? 1 होते हैं। कितने होते हैं? 1 होते हैं। 35 के बाद 36 को देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? साफ जल में, गंदा जल में, खारा जल में, मृदु जल में? कोई भी इसका आंसर देख करके गंदा जल मारेगा अगर उसको जानकारी नहीं है तो। लेकिन आपको यहाँ पे होश में आना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि डेंगू जो है वो साफ जल में होता है। अगर आप कहीं पे गंदा जल रखते हैं तो उससे बहुत सारे कीटाणु तो होता ही है, लेकिन साफ जल में डेंगू जो है वो साफ जल में ही होगा। कहीं पे आप साफ जल, एक बाल्टी, एक कटोरी, एक गिलास रखे हैं बहुत दिनों तक, साफ जल एकदम अच्छा वाला, उसमें से डेंगू निकलता है, यानी कि साफ जल से। किससे? डेंगू उत्पन्न कहाँ से होता है? साफ जल से होता है। कहीं पे भी ऐसे पानी स्टोर करके नहीं रखना है ज्यादा, ठीक ना। निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? कौन जो है मलेरिया का परजीवी है? प्लाज्मोडियम है,
लिस्मानिया है, प्रोटोजोवा है। कौन जो है मलेरिया का परजीवी है? 37 का आंसर क्या होगा बताइए, कौन है? प्लाज्मोडियम है। कौन है? प्लाज्मोडियम है। 37 के बाद 38 को देखिए, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? 2019 में पूछा है कि कौन जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है। 38 का आंसर कि कौन जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है? मस्सा। मस्सा जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है। मस्सा जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है। नेक्स्ट है कि यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? किशोरावस्था या फिर अनारंभ या फिर वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं किशोरावस्था। क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। यौन परिपक्वता की अवधि को किशोरावस्था कहते हैं। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन, लैंगिक जनन संचारित रोग है। 2023 में पूछा था कि लैंगिक जनन संचारित रोग है पीलिया, चेचक, एड्स या प्लेग। कौन जो है लैंगिक जनन संचारित रोग है? आप देख करके बता दीजिएगा। एड्स जो है, कौन है? एड्स नहीं लैंगिक जनन संचारित रोग है। बिल्कुल 40 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 40 का आंसर सी हो जाएगा। और आज है कौन सा डे पता है? आज एड्स डे है। आज है शायद जो हमारा कितना तारीख है जी? 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स डे। 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स डे। आज एड्स डे भी है। लैंगिक जनन संचारित रोग है एड्स। इसके प्रति क्या जागरूक किया जाता है कि किन किन चीज़ों से बचना चाहिए ताकि हम इस रोग से बच सकें। नहीं तो ये रोग एक बार धर लिया तो बिला जाएगा बउआ डायरेक्ट नर्क के, ठीक ना? तो नर्कों में ठेला ठेली हो जाएगा फिर, इसलिए बच के रहना ये सारा रोग से। 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ी पाया जाता है। 2018 में पूछा था कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ी कहाँ पाया जाता है? पुरुषों में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में या किसी में नहीं। 41 का आंसर क्या होगा बताइए? 41 का आंसर क्या होगा बताइए? किस में पाया जाता है? स्त्री में। लिंग गुणसूत्र की पूर्ण जोड़ी जो है स्त्री में पाई जाती है। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की कितने युग्म होते हैं? 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था, बस 2018 में पूछा था कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? 42 का आंसर क्या होगा बताइए? 42 का आंसर सी होगा, 23। कितने होते हैं? 23 होते हैं। 23 दूनी 46 हो गया आंसर 42। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? वंशागत नियमों को कौन प्रतिपादित किए थे, कौन दिए थे? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, जेसी बॉस या फिर ग्रेगर जॉन मंडल। कौन जो है वंशागत नियम दिए थे बताइए? 43 का आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेगर जॉन मंडल दिए थे। वंशागत नियम को प्रतिपादित कौन किए हैं? ग्रेगर जॉन मंडल। कौन किए हैं? ग्रेगर जॉन मंडल। 44 को देखिए, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? आंख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, बाल की प्रकृति। कौन जो है अभिलक्षण वंशागत नहीं है? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, शरीर का आकार। सी यानी शरीर का आकार। 44 का अच्छा आंसर हो जाएगा सी। शरीर का आकार जो है, शरीर का आकार जो वंशागत नहीं है। उसके अलावा आंख का रंग भी वंशागत है, चमड़ी का रंग भी वंशागत है और बाल की प्रकृति भी वंशागत है। कह रहा है निम्न में कौन बौने पौधों को दर्शाता है? बौने पौधों को कौन दर्शाता है? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, दोनों स्मॉल दोनों कैपिटल, कौन दर्शाता है? बौने पौधे को जो दर्शाएगा वो स्मॉल टी दर्शाएगा। कह रहा है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? 2024 में पूछा है, 2021 में पूछा है कि जीन शब्द कौन दिए थे बताइए? 46 का आंसर क्या हो जाएगा? जीन शब्द किसने दिया था? तो जोहान्स ने दिए थे। कौन दिए थे? जोहान्स ने दिए थे। जोहान्स ने दिए थे जी। 46 जीन शब्द किसने दिया था? हाँ, जोहान्स दिए थे। कौन दिए थे? जोहान्स दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी का पिता का या जनक कहा जाता है? अनुवांशिकी का फादर ऑफ रिप्रोडक्शन यानी अनुवांशिकी का जो पिता या जनक किसको कहते हैं बताइए? चार्ल्स डार्विन को या ग्रेगर जॉन मंडेल को या फिर लामार्क को या फिर वाई समान को? किसको किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? 47 का आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। 2018 में पूछा था, 2022 में पूछा था कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है XY, XX, YY, इनमें से सभी। 48 का आंसर क्या हो जाएगा? B, XX। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म क्या होता है? XX होता है। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? 2019 में पूछा था ये क्वेश्चन और 2023 में पूछा था कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? फिनोटाइप कहलाती है, जीनोटाइप कहलाती है, प्रभावी लक्षण होता है या अप्रभावी लक्षण होता है? 49 का आंसर क्या होगा बताइए? आप कमेंट में फेंक मार के। क्या होता है? जीनोटाइप होता है। क्या होता है? जीनोटाइप होता है। 50 को देखिए, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग के लिए कौन सा पौधा यूज किए थे? देखिए 2019 में पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ाई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि 2019 में, 2020 में, 2022 में, 2023 में पूछा है क्वेश्चन, कंफर्म है 2026 में पूछेगा, लिख लीजिए। मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? नीम, गुलाब, मटर, गुलदाउदी। किसका? मटर का यूज किए थे। किसका यूज किए थे? मटर का यूज किए थे। 50 का आंसर क्या हो गया?
सी हो गया। 50 के बाद 51 देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां की संख्या कितनी होती है। 2024 में एक क्वेश्चन पूछा था कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां की संख्या कितनी होती है। 24, 23, 11, 22 कितना मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां होती है। 51 का आंसर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां कितनी होती है, 22 होती है। 51 के बाद 52 को देखिए, विकासकीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। 2023 में क्वेश्चन पूछा है, 2012 में क्वेश्चन पूछा है। ओरंग उटान, चिंपैंजी, मकड़ी, जीवाणु किससे हमारी समानता अधिक है। 52 का आंसर क्या होगा बताइए। किससे है, चिंपैंजी से। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे ज्यादा समानता चिंपैंजी से ही ना किया जाता है, किससे किया जाता है, चिंपैंजी से। 52 के बाद 53, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख एक तरह के अंग है। अब बताइए कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख कैसे अंग है। अंग पढ़े ना, समजातीय अंग, अवशेषी अंग, समवृत्तीय अंग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तब हम क्या कर सकते हैं। समजात अंग, अवशेषी अंग, समवृत्तीय अंग या इनमें से कोई नहीं। जैसे पढ़े के जाइए एकदम रील देख रहे थे तो अब भूखा दिएगा नहीं लास्ट में, एग्जाम आ गया है, गर्दा उड़ाइए। कैसा अंग है, तो समवृत्तीय अंग है। कैसा अंग है, समवृत्तीय अंग है। समजात अंग का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, ये तो होता ही है समजात अंग। फिर हमारा दांत और हाथी का दांत, ये भी होता है समजात अंग। आलू और घास के ऊपरी भूस्तारी, हाँ ये भी होता है समजात अंग। यानी समजात अंग का उदाहरण कौन है, तीनों है। हमारा हाथ, कुत्ते का अग्रपाद, दिखे कुत्ता से कंपेयर कर दिया। 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आंसर बताइए कि निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है। 2019 में पूछा है, 2020 में पूछा है कि निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है। रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, कान या फिर अपेंडिक्स, कौन जो है अवशेषी अंग है। 55 का आंसर क्या होगा, 55 का आंसर क्या होगा, अपेंडिक्स। क्या हो जाएगा, अपेंडिक्स हो जाएगा। कौन जो अवशेषी अंग है, अपेंडिक्स है। कौन जो अवशेषी अंग है, अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स हमारा अवशेषी अंग है। 55 के बाद 56 देखिए, कह रहा प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। जो फेमस बुक है द माइक्रोग्राफिया, कौन लिखे थे उसको। रॉबर्टसन लिखे थे, बाउन लिखे थे, डार्विन लिखे थे या रॉबर्ट लिखे थे। 56 का आंसर क्या होगा, कौन लिखे थे, रॉबर्ट लिखे थे। कौन लिखे थे, रॉबर्ट। 56 के बाद 57 को देखिए और इसका आंसर बताइए। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में कौन से अंग अवशेषी हैं, कोलन, अपेंडिक्स, सीकम या रेक्टम। मनुष्य के आहार नाल में कौन अवशेषी अंग है। 57 का आंसर क्या होगा बताइए। 57 का आंसर क्या होगा बताइए, अपेंडिक्स। न कोलन, न सीकम, न रेक्टम। अपेंडिक्स जो है आहार नाल की अवशेषी अंग है जिसके लिए ऑपरेशन भी किया जाता है। अपेंडिक्स कौन है, अपेंडिक्स। 57 के बाद 58 को देखिए और इसका आंसर बताइए कि मानव का उद्भव स्थान है भारत, चीन, अफ्रीका, अमेरिका। कौन जो है मानव का उद्भव स्थान है, मानव का उद्भव स्थान कौन सा है, भारत, चीन, अफ्रीका, अमेरिका कौन है। 58 का आंसर क्या होगा बताइए। 58 का आंसर कौन होगा, अफ्रीका। 58 का आंसर कौन होगा, अफ्रीका होगा। 58 के बाद 59 को देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। 59 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जीवों में उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा था कि जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था। CO2, NO2, ऑक्सीजन। कोई इसको सोच लेगा कि O2 नहीं था, ऐसा ना सोचेगा। 59 का आंसर क्या होगा बताइए, हाँ यही ना होगा, क्या होगा, O2 नहीं था। क्या कोई सोच लेगा कि तीनों नहीं था, लेकिन O2 नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। 60 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। 2015 में पूछा है, 2020 में पूछा है, 2022 में पूछा है कि जो पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये कौन लिखे थे। डार्विन, लामार्क या फिर ओपेरिन या फिर वाइसमैन, कौन लिखे थे द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। 60 का आंसर क्या होगा, 60 का आंसर क्या होगा, ए यानी कि डार्विन। कौन लिखे थे, डार्विन लिखे थे। कौन लिखे थे, डार्विन लिखे थे। 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। 2023 लामार्क को, अरस्तु को, चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर जॉन मंडेल को। निम्नलिखित में किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। लामार्क को, अरस्तु को, चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर जॉन मंडेल को। 61 का आंसर क्या होगा जो बताइए। 61 का आंसर क्या होगा, अरस्तु होगा। किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। किनको, अरस्तु को कहा जाता है। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। और अगर ये दोनों चैप्टर में आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो ये सारे क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन जो हमारे पास हैं, सभी के सभी क्वेश्चन को आपको रिपीट करना पड़ेगा 1 से 2 बार, तब जा करके आप एग्जाम में बहुत बेहतर कीजिएगा। और कंफर्म लिख करके देते हैं कहीं पे भी कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा 2026 में, हम जितना भी सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसी से रहेगा, उससे बाहर कुछ नहीं रहने वाला। तो अगर आप एक बार देख लीजिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन तो जरूर बनेगा। एक बार आप जा करके देख लीजिएगा सारा का सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, तो जरूर बनेगा। नल
नल बंद करो, नल नल। यानी कि 2026 में ये सारा क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तो 2026 में अगर आपको बेहतर करना है तो सारे क्वेश्चन को देख करके जाना है, और वहां पे आप जब बहुत बेहतर करने वाले हैं, अगर पूरा क्वेश्चन आप एक बार देख करके जाते हैं तब, ठीक है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन जरूर देख करके जाइएगा। यही क्वेश्चन यहीं से सारा क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, ये लिख करके देते हैं। ये था हमारा बायोलॉजी का 3 और 4 चैप्टर यानी जीवों में जनर और अनुवांशिकता का क्वेश्चन था, ठीक है।